नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ये प्रीवियस पेपर है, जो कि 8/4/2023 का ये पेपर हुआ था और फॉर्म भी आ चुका है 2024 का। तो जो भी बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो सबसे पहले आप सभी इसका प्रीवियस पेपर को देख लीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था और किस हिसाब से आपको आगे तैयारी करना है। तैयारी करने में आपको अहम भूमिका निभाने वाला है ये पेपर आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए आज की सेशन में पूरा 120 क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया पूरा क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, इस पे भरोसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और यहाँ आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आपसे फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक है समान जानकारी का, यानी कि कह सकते हैं ये आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है समान ज्ञान का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा, हो सकता है नंबर इधर उधर हो जाए, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ताकि आपको एक अंदाज लग सके कि कितने क्वेश्चन आप एक्यूरेट बना पा रहे हैं। तो याद रखिएगा कछुआ जो है कि फ्रेंड ये आपका उभयचर प्राणी नहीं है, जबकि आपका मेढक जो हो जाएगा, टोड हो जाएगा और सेलामांडर हो जाएगा, ये आपका एक उभयचर प्राणी है, ध्यान रखिएगा। देखिए उभयचर प्राणी क्या होता है, ये जमीन और जल दोनों में रहता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च दाब तथा कम तापमान होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो इनमें से कौन सा नियम है जो कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केपलर का नियम, ध्यान रखिएगा। यानी कि ग्रहों की गति का नियम जो दिया था वो किसने दिया था, केपलर ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन का नियम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये एक याद रखिएगा कि गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है कि किसने दिया था, फैराडे का नियम था विद्युत प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा जो कि किरचॉफ का ही नियम था कि विद्युत धारा और विभवांतर का जो नियम था वो किसका था, किरचॉफ का नियम था। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए ऊष्मा और विद्युत का जो कुचालक होता है वो गैर धातु होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि धातु आपका क्या होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा आप सभी, बोर के नियम के अनुसार जो कि फ्रेंड अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 2n² होता है। कितना होता है, 2n² होता है। n क्या है, तो याद रखिएगा कक्षा की संख्या होता है, n का अर्थ याद रखेंगे आप सभी। और यहीं से याद रखिएगा कि अंतिम कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा जेसी बॉस का आविष्कार है। देखिए जेसी बॉस का जो आविष्कार था वो अल्ट्रा शॉर्टर रेडियो तरंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर यही से क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि इसका खोज किसने किया था, तो क्रिश्चियन हाइजन या हाइजन वर्ग के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड आपसे को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना दिए हैं 2024 बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का। तो आपसे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लस में टेलीग्राम
का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। वहां पर आपको जितने भी पीडीएफ होगा वो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो बिहार बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद युवा शक्ति बिहार सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो इसमें जो भोजन का पाचन होता है, भोजन रसधानी में होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है कोशिका के साइटोप्लाज्म भाग में होता है, ध्यान रखिएगा, यह प्लाज्म भाग में होता है, साइटोप्लाज्म भाग में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो इनमें से कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेता है। तो याद रखिएगा केचुआ। केचुआ जो है कि फ्रेंड त्वचा से सांस लेता है, जबकि आपका कह सकते हैं सांप हो जाएगा, ये आपका फेफड़ा यानी श्वसन तंत्र से लेता है। बंदर भी आपका श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ा से, और इंसान भी आपका फेफड़ा से ही सांस लेता है। अगला है, पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है। देखिए पारितंत्र का दो घटक होता है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या आता है, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधा हो गया, उसके बाद कह सकते हैं कि जीव जंतु हो गया, ये सभी आपका क्या है, आपका पारितंत्र के अंतर्गत यानी कि जैविक घटक है। जबकि आपका मिट्टी हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बन हो गया, ये सभी आपका अजैविक घटक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि जैव विविधता के 3 अस्त्र हैं, कौन कौन सा है। देखिए जैव विविधता के 3 अस्त्र जो होता है वो क्या क्या होता है वो अनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या बताएं, अनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी हो जाएगा। अगला है, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी के कारण ही आप सभी सिस करके आवाज सुनते हैं जब सोडा बोतल को खोलते हैं आप सभी। अगला है, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। तो डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तैयारी थोड़ा सा कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीड़ों का अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान में। याद रहेगा आप सभी को, किसका अध्ययन होता है, कीड़ों का अध्ययन होता है। अगला है, कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं। तो देखिए जब भी अगर कंप्यूटर की गति की मापन की बात किया जाए तो ये गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है कंप्यूटर की गति को। याद रहेगा फ्रेंड, आप सभी को याद कर लीजिएगा। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त कौन सी आईसी चिप किससे बनी होती है, यानी कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखेंगे आप सभी, याद रहेगा। अगला है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। तो देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और परिधीय उपकरण भी शामिल होता है, यानी कि ये सभी शामिल होता है। देखिए जितने भी जुड़े हुए फ्रेंड मेरे साथ आपसी क्लासेस को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है और यही मोटिवेट के कारण आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं हम सभी। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम कोशिश करते हैं कि मेरी तरफ से आपको 100% सारा चीज़ दिया जाए, बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है और जो भी आपका ग्रुप हो वहां पे आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर किया कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसाधनों का आवंटन। ये जो है कि फ्रेंड अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीयकरण की समस्या है। याद रखिएगा आप सभी, संसाधन का आवंटन। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के 8वें पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता है, यानी कि मौर्य वंश से भी क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ कहा जाता था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम को व्यवस्थित करें, यानी कि इनमें से कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था।
तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति जो हुआ था फ्रेंड आपका 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण जो हुआ था वो आपका 1979 में हुआ था, दूसरा नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका बर्लिन का दीवार जो गिरा था वो आपका 1989 में, यानी कि 1989 में बर्लिन का दीवार गिर गया था। उसके बाद जो है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो आपका 1991 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1991 में जो है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था? उत्तर वैदिक काल की बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजापति, याद रखेंगे आप सभी। अगला है व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया गया था डेविस ईस्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्यपाल है? यानी कि 2023 में जो पेपर हुआ था उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन था? राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, 2023 में था। अगला है किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात हुआ है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में किया गया था और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, भौतिकी के लिए दिया जाता है, रसायन विज्ञान के लिए दिया जाता है, उसके बाद चिकित्सा में दिया जाता है और एक आपका दिया जाता है इकोनॉमी में, याद रखिएगा आप सभी। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था, डेट को याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए। उसके बाद दूसरा जो दिया गया था CV रमन को भौतिकी के लिए 1930 में दिया गया था, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर NBFC भी अधिनियम दिया हुआ है बट नहीं होगा, कंपनी एक्ट 1956 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा जो माना जाता है वो तमिल भाषा को माना जाता है, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाए जाते हैं? देखिए 20 अगस्त को हम सभी मनाते हैं संत भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हर एक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, 31 मई को। अगला है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है, तो देखिए किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो देखिए चिकनगुनिया जो होता है ये मच्छर वायरस के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि RNA वायरस के कारण ये आपका चिकनगुनिया होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? देखिए ग्रॉस कोर्ट की यहां पर बात किया गया है, तो विंबलडन ओपन जो है ये आपका ग्रॉस कोर्ट में किया जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट में होता है, फ्रेंच ओपन। जबकि आपका USA ओपन जो होता है यह हार्ड कोर्ट में होता है और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट में होता है। अगला है जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं? स्क्वैश में सबसे प्रसिद्ध था जहांगीर खान। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? यानी कि उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखिएगा ये 1965 से दिया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये आपका साहित्य में दिया जाता है। और जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो आप सभी देखते हैं वो सभी भाषाओं में जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिनेता की आत्मकथा शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो ये जो था ऋषि कपूर का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता। अगला है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो था फ्रेंड किरण बेदी था, जो कि एक आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, यानी कि सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है संगई महोत्सव को, यानी कि महोत्सव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है महोत्सव से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कोकन नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश जो था फ्रेंड वो हीरालाल जे कौर्निया था। कौन था? हीरालाल जे कौर्निया, जो कि 1950 से लेकर 1951 तक हुआ था। अगला है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति यानी कि मत्स्य पालन की यहाँ पर बात किया गया है। हीरालाल चौधरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, वर्गीज कुरियन कौन से किस लिए जानते हैं? दूध क्रांति के लिए जानते हैं। उसके बाद एमएस स्वामीनाथन को किस लिए जानते हैं? हरित क्रांति के लिए जानते हैं एमएस स्वामीनाथन को, याद रहेगा आप सभी को। भारत में सूचना क्रांति के लिए हम सभी सेम पित्रोदा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल आप सभी देखे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिएगा आप सभी। यह आपका जीके जीएस का कुल 40 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सभी देखते हैं विद्यालयों में शैक्षणिक अधिगम और पर्यावरण, इसका जो टॉपिक एक दिया हुआ है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टॉपिक को हम सभी कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पेपर 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर करते चलिएगा आप सभी। तो किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। वो अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें सिर्फ समझना है और उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन है कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करता है, चर्चा करता है और सीखता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण विधा दृष्टिकोण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शैक्षिक कंप्यूटर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे आप सभी, डाटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डाटा का विश्लेषण करना, ये सभी कार्य जो है कि शैक्षिक कंप्यूटर यानी कि एजुकेशन कंप्यूटर का कार्य होता है। अगला है, सीखना हो सकता है। क्या हो सकता है सीखना? तो ये एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है, यानी कि कुछ अच्छा बात भी सीखा जा सकता है, कुछ खराब बात भी सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो इसे जो है कि फ्रेंड छात्रों के सीखने का प्रतिफल के रूप में आंका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो पूछा गया था 2023 में। देखिए, इसी प्रकार से आपको पैटर्न अपना के चलना है और इसी हिसाब से तैयारी करते चलना है। ऐसा नहीं मानना है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारा लोड लेके तैयारी कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो पूछा गया उसी लेवल का तैयारी कीजिए, थोड़ा सा अप करके चलिएगा आप सभी। बाकी बात हम हैं, हम आपको तैयारी करवाते चलेंगे, जहाँ दिक्कत होगा हम आपको बताते चलेंगे। तो ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठोस से सार हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा, सरल से जटिल हो जाएगा। अगला है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधियां हैं। तो ये आपका जीवित प्राणी की गतिविधियां हैं सीखना, याद रखिएगा आप सभी। किसका हो जाएगा? जीवित प्राणी का हो जाएगा। सीखता कौन है? मृत्यु वाला नहीं, जीवित जो रहता है। सहकर्मी समूह का एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा समान तरह की परिस्थितियां साझा करते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पाठ्यचर्या है, यानी कि पाठ्यक्रम की बात यहाँ पर किया गया है। तो ये एक प्रकार का संस्थान की समग्र गतिविधियां हैं, पाठ्यचर्या।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्राकृतिक है, यानी कि कौन सा एक पाठ्यक्रम की प्राकृतिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। गंभीर हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा और रूढ़िवादी, ये सभी पाठ्यचर्या है। अगला है कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो ये क्या है, ये एक समन्वय है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक समन्वय है। अगला है उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत हैं। तो ये जो है व्यवहारवाद का मूल सिद्धांत है, उपयोगिता और परिवर्तन। अगला है एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता। तो एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता जो होता है संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। क्या करता है, संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। अगला है कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिए कानून का शासन महत्वपूर्ण क्यों है, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा कानून का शासन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन। अगला है अपव्यय और अवरोधक की समस्याएं मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है प्राथमिक स्तर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से डैश हैं। तो ये क्या है, एक साथ बना हुआ है, याद रखिए भावनाएं और अनुभूति। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था, दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान और डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्कशास्त्र होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है शिक्षक प्रति शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु जो है कि शिक्षण प्रति शिक्षण आवश्यक होता है। अगला है, अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। सिंपोजियम एक प्रकार है। तो सिंपोजियम एक प्रकार का चर्चा विधि है। क्या है जी, चर्चा विधि है। अगला क्वेश्चन है एनईपी को नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सा कक्षाएं शामिल हैं। तो देखिए मध्य चरण में जो कक्षा होता है 6 से लेके 8 तक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी मध्य चरण में। अगला क्वेश्चन 117 नंबर कि एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि सबसे पहले यहां पर क्या आ सकता है, बता सकते हैं आप सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा अभिज्ञता हो जाएगा, उसके बाद सामर्थ्य हो जाएगा, उसके बाद जवाबदेही होगा, उसके बाद गुणवत्ता होगा, तब हो जाएगा समता, तब हो जाएगा पहुंच। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। तो दर्शन का उद्देश्य क्या होता है, वास्तविकता की खोज होता है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सा एक बैंक है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय आपका कौन थे ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ये हो जाएगा आपका दादा साहेब जादव। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। डी के डी जादव जिसे कहते हैं या दादा साहेब जादव भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए कि इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था, हालांकि इंग्लिश हम नहीं कवर करवाने वाले हैं। देख लीजिए प्रश्न आप सभी, ये इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, आराम से दिखा देते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रोक के वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें कि पैसे से क्वेश्चन पूछा गया था। पैसे से क्वेश्चन हमको लगता है कि एक पैसेज में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद वर्ड सेंटेंस से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। अब थोड़ा सा हिंदी का देख लीजिएगा आप सभी।
हिंदी में देखिए पहला जो है कि गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया था, 16 से लेके 20 तक दिया हुआ है। यहाँ पर गद्यांश पढ़ना था और उसके बाद आंसर करना था। हम हाईलाइट कर दिए हैं, आप सभी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि साहित्य को क्या माना जाता है, तो वहाँ पढ़ के आंसर करना था। कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना जाता है। यहाँ पर देखिएगा लिख दिए हैं, यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि साहित्य तो एक साहित्यिक जीवन है जिसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझा जाना चाहिए, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो इसका हो जाएगा जहां व्यक्तित्व के कई या कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, उच्च साहित्य की भावभूमि। इसका डी करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया था कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो ये आत्मा प्रेरणा से होता है। ये भी हम हाईलाइट कर दिए, एक बार देख लीजिएगा आप सभी वहाँ पर। उसके बाद अगला देख लीजिएगा कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है, तो ये अपना भारतवर्ष में नहीं रही है। यहाँ पर देखिएगा तो हाईलाइट कर दिए हम, देख लीजिएगा। यहाँ पर है कि आत्मकथा का नाम लेना पाखंड पढ़ना है और हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। तो हमारे देश का अर्थ क्या हो गया, भारत हो गया। तो इस प्रकार से हाईलाइट कर दिए। वहाँ पर देख लीजिएगा गद्यांश दिया हुआ रहेगा और पढ़ना है, सबसे आसान रहता है गद्यांश ही। आराम से 5 क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। अगला है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, तो याद रखिएगा आत्मकथा को पाखंड कहा गया है हिंदी में। उसके बाद देखिए ये भी आपका गद्यांश का ही पोर्शन था। उसके बाद देख लीजिएगा देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिषी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है, तो अत्यधिक इसका वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी बात सभी वर्तनी गलत है, यानी कि वर्तनी अशुद्धि से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो देखिए श्रृंगार रस जो होता है फ्रेंड, इसे हम सभी रसराज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होता है, तो तेल देखो और तेल की धार देखो का अर्थ होता है रुख पहचानना। याद रखेंगे आप सभी, डी करेक्ट आंसर होगा। मुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो मुख का विलोम जो हो जाएगा वो आपका गौण होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची बताना था यहाँ पे, तो पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबुज कमल का पर्यायवाची। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान कारक में क्या होता है, जुदाई का बात किया जाता है यहाँ पे ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक है। इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। रेलगाड़ी शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है, देशज है या विदेशज है या तत्सम है या तद्भव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संकर शब्द है, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो संकर शब्द जो होता है इसमें 2 शब्द का मेल होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेल जो है ये आपका क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है, जबकि गाड़ी जो है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, तो दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बनाया गया, तो ये संकर शब्द हो जाएगा। अगला है त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला यानी कि यहाँ पर गिनती करने की बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ पर गिनती करने के लिए संख्या मिल जाए वहाँ द्विगु समास होता है। उसके बाद देख लीजिएगा लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो देखिए प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पाछे लगता है, जबकि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक हो जाएगा। उच्चारण करके देखिए लेखक अक अक लगा हुआ है। उसके बाद अब देख लीजिए आप सभी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा। हालांकि हम आपको बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर इसको बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका हम अलग से वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन कवर करवा देंगे। बट आपसे क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, सारा हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल हम डिटेल्स आपको यहीं पर पढ़ा देंगे। आराम से बना लीजिएगा आप सभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अक्षर समूह से क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ छात्रों की पंक्ति में क्वेश्चन यानी कि रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आकृति पूर्ति करने के लिए दिया हुआ था। उसके बाद त्रिभुज गिनने के लिए दिया हुआ है, वर्ग गिनने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डायरेक्शन का क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अर्थ को पूर्ण करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अक्षर शब्द संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंची कपड़ा से संबंधित है, तो उसी प्रकार से जो है कुल्हाड़ी लकड़ी से संबंधित है।
उसके बाद देख लीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग का कुछ इसी प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। ये गणितीय समीकरण से क्वेश्चन है। यहाँ लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन का 3 क्वेश्चन हो गया। यह आपका डिग्री वाला क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग में। तो रीजनिंग भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही होगा रीजनिंग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आराम से इसमें क्वेश्चन बना के आप सभी आ सकते हैं, अगर आप सभी इसका तैयारी करते हैं आप सभी। तो अगर थोड़ा तक रीजनिंग का मेन टॉपिक कवर कर लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। हालांकि ये सारा टॉपिक हम आपको कवर करवा देंगे, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। तो ये पूरा हम आपको पेपर दिखा दिए। 120 क्वेश्चन का पेपर है। अब बिल्कुल ये ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर था, इसमें बिल्कुल आप सभी इस पर भरोसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछा गया है वही आपको बताया गया है। तो आप सभी अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स का, जो भी फॉर्म भरने वाले हैं और 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जिसका भी सपना है सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आप सभी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। हम जल्दी आपका क्लासेस शुरू कर देंगे और प्रॉपर आपको बुक आपको बता देंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करना है, वो सारा स्ट्रेटेजी आपके पास शेयर करने वाले हैं। जल्दी एक वीडियो और आएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करके जाएंगे। जय हिंद।